डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। वक्त यही है, समय यही है और इसी समय यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी जीवन में जो आपका ध्येय है, जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। अपने मन में विश्वास बना के चलो कि यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता हासिल करोगे। इस विश्वास को मत डगमगाओ। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और निश्चित रूपेण से आप अपनी अपना लक्ष्य को प्राप्त करोगे। अभी हम लोग रेखीय गति के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और समतल में गति के बारे में पढ़ेंगे। समतल में गति का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग जिस गति के बारे में अध्ययन किए थे, वो किसी रोड पे चलते हुए जैसा दिख रहा था कि एक लाइन में सीधी चलती हुई गति को ही हम लोग रेखीय गति कह रहे थे। लेकिन आप सभी लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, जिसमें स्ट्राइकर से आप गोटियों को स्ट्राइक करते हैं और उसकी वजह से गोटी जो है अलग-अलग दिशा में जाती है। तो आप देखते हैं कि विभिन्न एंगल से आप जब मारते हैं तो उसी के मुताबिक जो है अपना एंगल बनाते हुए गोटियाँ भी मूव करती हैं और वह किसी भी दिशा में जा सकती है। उस कैरम बोर्ड के किसी भी दिशा में जा सकती है, किसी भी पोज़ीशन पे जा सकती है। तो उसका मूवमेंट कोई एक लाइन में नहीं है। इस कारण से इस तरह के जो मूवमेंट होंगे उसको हम लोग समतल में गति कहेंगे। समतल में गति का दूसरा ये भी है कि एक प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई सा ऐसे ऊपर-नीचे इस तरह का सरफेस नहीं, बिल्कुल कैरम बोर्ड की तरह ही प्लेन होना चाहिए ताकि अ, कोई भी 2 रेखा से मिल कर के हम लोग किसी प्लेन को निर्धारित कर सकते हैं। तो प्लेन का मतलब समतल का मतलब एकदम समतल होना चाहिए। उसी स्थिति में हम उसको समतल कहेंगे। यदि ऊबड़-खाबड़ है, ऊपर-नीचे है तब उसको हम लोग समतल गति नहीं कहेंगे। किसी समतल क्षेत्र में किसी भी वस्तु का मूवमेंट किसी भी दिशा में हो सकता है। इस तरह के ज़िगज़ैग मोशन होता है, उसको भी हम लोग समतल में गति कहेंगे। अब गति को अध्ययन करते हुए हम लोगों ने सबसे पहला चीज़ जो समझा था वो निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिकॉज़ विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन नॉट डिसाइड दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इन रेस्ट। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो गति होता है, वह निर्देश तंत्र के सापेक्ष होता है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष होता है। किसी निर्देश तंत्र में वह व्यक्ति गति में हो सकता है, तो दूसरे निर्देश तंत्र में वह व्यक्ति स्थिर हो सकता है, विराम अवस्था में हो सकता है, विल बी इन द पोज़ीशन रेस्ट पोज़ीशन में हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। जब भी कोई गति की बात करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम करते ही हैं। तो जब रेखीय गति की बात हम लोग कर रहे थे तो उस समय केवल एक्स एक्सिस लिया था और उससे ही गति के सारे नियम, फ़ॉर्मूला ये सब को हम लोग निर्धारित कर पाए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उस समय केवल एक्स निर्देशांक से हम किसी वस्तु की पोज़ीशन स्थिति को जान सकते थे। लेकिन अब क्या है कि ऑब्जेक्ट केवल इस एक्स एक्सिस पे नहीं चल रहा है। यह कहीं भी हो सकता है, इसमें किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि हमें पहुँचना होगा और हमें केवल पैरेलल लाइन्स ही हैं जो जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं, पैरेलल या वर्टिकल लाइन्स। तो सबसे पहली बात है कि हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, फिर वहाँ से वाई अक्ष के पैरेलल एक लाइन खड़ा करेंगे और फिर वहाँ से चलेंगे तो उस पॉइंट पे हम पहुँच सकते हैं। या वाई एक्सिस पे पहले चलेंगे और एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मतलब कि किसी भी बिंदु के लिए 2 2 निर्देशांक की आवश्यकता है। एक एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक की आवश्यकता। किसी भी बिंदु से आप जब परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स अक्ष पर, तो वो जो दूरी मिलेगी उसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलेंगे और उसी बिंदु से जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप वाई अक्ष पर और जो मूल बिंदु से दूरी मिलेगी उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई निर्देशांक बोलेंगे।
अब या तो x निर्देशांक में कोई परिवर्तन हो जाए या तो y निर्देशांक में परिवर्तन हो जाए या दोनों में ही कोई परिवर्तन हो जाए तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वस्तु जो है गति में। अब एक बात देखिए कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम ने किसी भी प्लेन को 4 भाग में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है और ईच भाग को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सभी में देखिए कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है। तो पहले क्वार्टर में, पहले क्वाड्रेंट में जो x एंड y निर्देशांक है वह धनात्मक होगा। दूसरे में आप देखिए कि y तो पॉजिटिव है लेकिन x निगेटिव हो जाता है। तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है कि y भी निगेटिव है, x भी पॉजिटिव है। किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो देखिए ये y निगेटिव है और ये x इस साइड में निगेटिव है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों ही निगेटिव होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए ये इस दिशा इसमें से कोई पॉइंट होगा इसलिए x पॉजिटिव होगा, x निर्देशांक पॉजिटिव होगा और y निर्देशांक निगेटिव होगा। तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है और इससे आप किसी भी वस्तु के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मान लीजिए P है, तो जब आरंभ में आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वह पॉइंट P पर था। तो मूल बिंदु से पॉइंट बी पर जो वेक्टर जो सदिश राशि मिलाती है उसको हम लोग इस बिंदु की स्थिति वेक्टर बोलते हैं। ये जो r1 वेक्टर है यह p का जो है स्थिति वेक्टर है। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी घटक निकाल करके भी हम लोगों ने देखा था कि इस बिंदु का कुछ न कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको p x1 y1 हमने लिखा। उसी तरह से r1 को हम लोग लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब कुछ समय के बाद वह वस्तु जो है कोई क्यू पोजीशन पे चला जाता है। क्यू पोजीशन पे जाने पर इसके दोनों कोऑर्डिनेट बदल गए। दोनों में से कोई एक भी बदल सकता है, तो बदल गया। तो अब जो मूल बिंदु से इसको मिलाया उसको हम लोगों ने R2 वेक्टर नाम दिया। ये जो R2 वेक्टर है यह Q का क्या बोलते हैं स्थिति वेक्टर बोलते हैं। OQ वेक्टर Q का स्थिति वेक्टर होगा। OP वेक्टर P का स्थिति वेक्टर होगा। मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली वेक्टर को ही हम लोग स्थिति वेक्टर बोलते हैं। अब यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को घटाने पर उसको सीधी लाइन से हम लोग जो जोड़ते हैं तो वही सीधी लाइन का जो लेंथ होता है वह डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का परिमाण बताता है और उसकी दिशा क्या होती है? उसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होता है। इसका मतलब ये जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर ही विस्थापन है। पी क्यू वेक्टर ही विस्थापन है। इसको इसलिए हम लोगों ने डेल आर वेक्टर से डिनोट किया। पी क्यू वेक्टर क्या है? जब वस्तु P से Q की तरफ मूव करती है तो पी क्यू वेक्टर ही विस्थापन होती है। वस्तु प्रारंभ में बिंदु P पर थी और कुछ समय बाद Q पर पहुंच जाती है। तो जो वेक्टर बिंदु है उसकी जो स्थिति है वो OP है और दिस इज Q है, OQ है। तो जो विस्थापन होगा वह PQ बराबर क्या होगा? अब इसको देखिए ऐड करके। ओपी एक ट्रायंगुलर फॉर्मूला जो हम लोगों ने त्रिभुज के नियम के द्वारा जो जोड़ किया था तो उसमें क्या पाया था कि जैसे OP प्लस PQ बराबर OQ हुआ था तो OQ माइनस OP हो जाएगा डेल आर। तो OQ माइनस OP हो जाएगा डेल आर, दिस R2 माइनस R1 और ये बिल्कुल ही हमारा जो विस्थापन का डिफिनीशन है उसके मुताबिक फिट बैठता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो यह PQ इक्वल टू OQ माइनस OP है दैट मीन्स R2 माइनस R1 है।
अब इस R2 को x1 x2 y2 के रूप में लिखा, R1 को x1 y1 के रूप में लिखा, तो डेल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि समान दिशा में ही जोड़िया घटाव होगा। तो जब हमको R2 माइनस R1 करना है तो यह x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा। और इस तरह से यह एक्स पोजीशन में जो चेंज आया उसका प्लस जो वाई पोजीशन में चेंज आया उसको, मतलब किसी भी विस्थापन को हम एक्स एक्सिस के विस्थापन और वाई एक्सिस के अलोंग विस्थापन में के रूप में इसको दिखा सकते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो टाइम लगा वह t2 माइनस t1 डेल टी इस t2 माइनस t1 है। लेकिन यदि अगर मान लीजिए कि यह डेल टी को बहुत छोटा कर दिया जाए, शून्य के बराबर कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि यह Q जो पोजीशन है वो P के पास में आ जाएगा और हम लोग समझ सकते हैं कि वो बिंदु पे आ गया। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी निकलेगी वह पॉइंट P पे वेलोसिटी निकल सकती है एट टाइम T। तो उस जब हमारा टाइम डेल टी dt हो जाएगा, उस कंडीशन में जो हमारा विस्थापन डेल आर है वो भी डी आर कैप इजकल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे हो जाएगा। अब वेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेग इज नथिंग बट विस्थापन बट्टा समय अंतराल, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम टेकन होता है। दैट मीन्स अब ये जो चीज है यह एवरेज वेलोसिटी की बात करता है। जैसे P से Q तक पहुंचा तो उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, औसत वेग क्या हुआ, तो ये औसत वेग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम टेकन, दैट मीन्स R2 माइनस R1 बाई डेल टी। लेकिन जब वही हम एट टाइम t निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल टी टेंड्स टू जीरो, दैट इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो ये जो वेलोसिटी है वो एट टाइम t देगा डेल डी आर बाई डी टी। तो ये जो बी आर एवरेज है इसको हम लोग डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे बाई डेल टी लिख सकते हैं, या डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप लिख सकते हैं। और वही समय t पर यदि वेग निकालना होगा तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी है, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे बाई डी टी लिखेंगे। फिर ये अलग अलग डी एक्स बाई डी टी आई कैप हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप हो जाएगा। तो अब मान लो कि हम अक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सेम है, लेकिन इसमें हम पोजीशन की जगह यदि वेलोसिटी का एक ग्राफ खींच लेते हैं, तो जो वेलोसिटी ग्राफ है इसको भी दो घटक हो जाएंगे। एक आपका वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स अक्ष के अलोंग में जो वेग हुआ वो वी एक्स के डिनोट किया, जो वाई एक्स में, तो ये भी वेक्टर है, ये कंपोनेंट्स है, तो वी एक्स आई कैप हो जाएगा, वी वाई जे कैप हो जाएगा। मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग वो वी वाई वेलोसिटी का घटक है, दिस इज द एक्स घटक ऑफ वेक्टर वी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो कोई वेलोसिटी है उसको घटकों में लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब ये जो वेक्टर v है वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोण बनाती है थीटा। तो उस कंडीशन में जो वी एक्स है वह v cos थीटा होगा, वी वाई क्या है v sin थीटा होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई अपॉन वी एक्स निकालेंगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा एंगल बनाएगी। त्वरण के बारे में क्या पढ़ा था, त्वरण के बारे में पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। तो यू औसत त्वरण दे रहा था, मतलब कि वो P से Q तक पहुंचने में जो त्वरण हुआ है वो औसत त्वरण की बात कर रहा है। तो v2 माइनस v1 बाई डेल टी, v2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा टाइम टेकन। तो ए एवरेज क्या हो गया, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप बाई डेल टी। अब हमें एक्सीलरेशन एट सम पॉइंट या टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डेल टी टेंड्स टू जीरो होगा तो वो dv बाई dt हो जाएगा, दैट मीन्स dv x i कैप प्लस dv बाई j कैप बाई dt। अब इसको v क्या होता है dx dr बाई dt होता है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर हो जाएगा d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर। और उसी तरह से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमें
axi प्लस ayj मिलेगा। अगर हम अगेन ए वेक्टर लेते हैं दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक एक्स के अलॉन्ग, एक वाई के अलॉन्ग, इसलिए ए एक्स ए वाई। तो हम लोग देखते हैं कि विस्थापन के भी दो घटक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और वेग के भी दो घटक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्सलेरेशन के भी दो घटक हो गए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरह से यदि हमको कोई गति का नियम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कि किसी भी जगह पे किसी एक हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, उसमें किसी भी जैसे ये आपका वेलोसिटी अगर हम लेंगे v, तो इसमें आपका v, y, vx हो गया। हर जगह इसका अलग-अलग क्या होगा? Vx, Vy, सिमिलरली Ax, Ay, सिमिलरली आपका Rx, Ry। तो हर पोजीशन पे अलग-अलग सारे जो हमारे विस्थापन जो पोजीशन है उसको हम x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग घटक निकाल सकते हैं। जो वेलोसिटी है उसको भी x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग घटक निकाल सकते हैं। जो हमारा एक्सेलरेशन है उसका भी हम x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग घटक निकाल सकते हैं। तो अभी सवाल को जब हमको करना होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि केवल यदि हम लोग एक्स एक्सिस के घटक को कंसीडर करें, तो वह एक रेखा में मूव करती हुई नजर आएगी। केवल y को हम कंसीडर करें तो केवल y एक्स मतलब एक रेखा के अकॉर्डिंग नजर आती है। तो यदि हमको कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसका घटक निकाल लेंगे। फिर उस घटक से ही हम दूसरे पोजीशन का घटक निकाल लेंगे रेखीय गति के नियम का प्रयोग करते हुए, और फिर उससे हम लोग जो फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल एक्सेलरेशन है या फाइनल विस्थापन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे यदि हम लोगों ने देखा था कि रेखीय गति में के नियम तब लागू होते हैं जब एक्सेलरेशन उस यात्रा के दौरान समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है उसके दो घटक हो गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला जो घटक है उसको भी कांस्टेंट होना चाहिए, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कई बार क्या होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन ए एक्स और ए वाई चेंज होता रहेगा। उस कंडीशन में आप इस नियम को नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि जो x कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, y कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि यह x घटक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइन v इक्वल टू u प्लस at। अब v क्या था? वेलोसिटी अलोंग सम लाइन था। तो यहाँ पर ये x एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हमारा vx इक्वल टू ux प्लस axt हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, उसका एक्स घटक क्या हो जाएगा? तो उसी नियम के हिसाब से यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या होगा? तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स। उसी तरह से y घटक का हम लोग वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी निकालेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर निकालेंगे, वी स्क्वायर वाई इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई एक्स निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास x और सॉरी ये y होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ x और y यदि हमें निकल गया तो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और वह एक्स के अलोंग कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है। तो tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया। उसी तरह से यदि हमको वेग निकालना है तो यह वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। और तब tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स होगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कोण बनाएगा? बीटा कोण बनाएगा। और उसी तरह से हम लोग त्वरण का भी निकाल सकते हैं। और तो जो त्वरण होगा वो कौन सा एंगल कोण बनाएगा? वो उसी तरह से गामा कोण बनाएगा, ए वाई बाई एक्स, tan गामा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोशन जो समतल में गति के नियम है उसको समझ लिया है। और ये त्रिविमीय में गति भी हो सकती है जिसको हम लोग असमतलीय गति बोलते हैं। मतलब क्या है कि वो प्लेन में ना कोई ऊबड़-खाबड़ में होगा या आकाश में भी कुछ उड़ रहा है, पंछी उड़ रहे हैं। इस तरह से जो मोशन होगा उसको हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं।
जैसे आपका मान लीजिए प्लेयर्स है, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड बट समटाइम दे आर जंपिंग टू कीप द बॉल इनसाइड द बकेट। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा जो मोशन हो रहा है वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा है, असमतलीय मोशन हो रहा है, प्लेयर्स का भी, बॉल का भी, सबका। ठीक है? तो उस कंडीशन में जो हमारा निर्देश तंत्र होगा उसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों लेते हैं, और ये जो है सो पूरे बॉक्स को, ऊपर के बॉक्स को 4 भाग में बाँटता है, नीचे के बॉक्स को 4 भाग में बाँटता है, तो टोटल 8 भाग में बाँटता है, और उसमें हमारा एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और तीनों अलग-अलग बॉक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और ये हो सकता है। विस्थापन निकालना होगा तो हमें वही फ़ॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वेग निकालना है तो हमें वही फ़ॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा, तो इन सब में एक-एक कंपोनेंट हमको बस बढ़ता चला जाएगा। और जो त्रिविमीय गति के नियम हैं, वो उसमें बस अब एक और नया कंपोनेंट जेड जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमारा जो विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों को समतलीय गति के नियम के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।